हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस बहुत ही इम्पॉर्टेंट शानदार क्लास में। क्योंकि बच्चों आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए जो अपना बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में देने वाले हैं उनके लिए मैं लेकर के आया हूँ साइंस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट वायरल क्वेश्चन पेपर। आज के इस क्लास में हम लोग माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2026 के लिए साइंस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे। तो आपका जो एग्ज़ाम है बच्चों वो 21 फरवरी को है विज्ञान का। तो आप लोग इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से अंत तक ज़रूर से देखिएगा, है ना बच्चों। इस वीडियो से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो चलिए बच्चों हम लोग बिना देर किए हुए आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। ओके बच्चों, चलिए बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। तो आप लोग पहले क्वेश्चन का आंसर ज़रूर से कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि समीकरण 2H2 प्लस O2 ये मिलकर बना रहा है 2H2O है एक। यानी कि ये जो आप इक्वेशन देख रहे हो ये क्या है, तो एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो हमें बताना है कि ये जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है यह कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है। क्या ये संयोजन अभिक्रिया है, वियोजन है, अवक्षेपण है या फिर उदासीनीकरण अभिक्रिया है। तो आप लोग यहाँ पे देखिए ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है और ये मिलकर के बना रहा है H2O यानी कि जल का निर्माण कर रहा है। तो जब भी दो पदार्थ आपस में जुड़ करके एक नया पदार्थ का निर्माण करता है तो हम लोग उसको कहते हैं संयोग कर रहा है, तो उसे हम लोग कहते हैं संयोजन अभिक्रिया, है ना बच्चों। तो ए ऑप्शन में दिया गया है आपका संयोजन अभिक्रिया यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ओके, तो पहले नंबर सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, संयोजन अभिक्रिया। चलिए अगला देखिए, दूसरा प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है। तो ये 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर आपसे पूछ रहा है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आपसे यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि जो नेत्र यानी कि एक नेत्र है वो निकट की वस्तु को साफ नहीं देख पा रहा है, तो आप बताइए कि उस नेत्र में कौन सा दोष है। तो देखिए अगर निकट की वस्तु को नहीं देख पा रहा है तो वो पक्का दूर की वस्तुओं को देख पाता होगा, है ना। तो दूर की वस्तु को देखना और निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देखना ये किस में होता है बच्चों, तो दूर दृष्टि दोष में होता है ना। तो ए वाला ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला देखिए 4 नंबर सवाल आपसे पूछ रहा है कि गोलीय दर्पण में U, V और F के बीच क्या संबंध होता है। तो U, V और F के बीच में जो हमने गोलीय दर्पण में सूत्र पढ़ा है उसको हम दर्पण सूत्र के नाम से जानते हैं। और ये दर्पण सूत्र जो होता है 1/V प्लस 1/U इज इक्वल्स टू 1/F होता है ना। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, बिल्कुल आपका बिल्कुल बी वाला जो ऑप्शन है ये राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना है। ओके बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए 5 नंबर सवाल आपसे पूछ रहा है कि चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह ऋणात्मक मानी जाती है ना। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो धनात्मक मानी जाती है। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ओके, अगला देखिए 6ठा नंबर सवाल आपसे क्या पूछ रहा है कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है। तो मानव नेत्र के लिए हमें दृष्टि का स्थायित्व बताना है कि कितना होता है। दृष्टि का स्थायित्व का मतलब होता है जैसे कि अगर हम किसी वस्तु को देख रहे हैं, ठीक है, और देखते समय मान लेते हैं कि देख रहे हैं और रेटिना पर उसका इमेज बन रहा है, क्योंकि मानव नेत्र में रेटिना पर ही किसी वस्तु का इमेज जो है सो बनता है। तो उस वस्तु का जो इमेज है वो कितनी देर तक हमारे आँख पर बनी रहेगी, यही होता है दृष्टि का स्थायित्व। तो यही बताना है हमें। तो ये होता है बच्चों आपका 1/16 सेकेंड, है ना। बी वाला जो है आपका ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 1 सेकेंड के 16वें हिस्से तक हमारे नेत्र पर उस वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो बनी रहती है, यही है दृष्टि का स्थायित्व। ओके बच्चों, बी वाला ऑप्शन राइट आंसर है। अगला देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे कि टिहरी बांध के टूटने से प्रभावित होने वाला नगर कौन सा है। टिहरी बांध का है बच्चों उत्तराखंड में है और इसके टूटने से जो प्रभावित होने वाला नगर है वो है बच्चों काशी। ओके, बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
है ना। अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर आपसे क्या पूछ रहा है कि जर्मन सिल्वर है। तो देखो जर्मन सिल्वर इसका केवल नाम है बच्चों, है ना। ये क्या है, तो ये आपका ये मिश्र धातु है। ओके, ये मिश्र धातु है और यही चीज़ हमसे पूछ रहा है कि ये किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। तो देखिए जर्मन सिल्वर मिश्र धातु है, इसमें सिल्वर यानी कि चांदी नहीं होता है। तो ये मिश्रण है किस किस का, कॉपर का, निकेल का और जिंक का। कॉपर, निकेल, जिंक का ये मिश्र धातु होता है जर्मन सिल्वर। ओके, सी वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए सवाल 9 नंबर आपसे क्या पूछ रहा है, सर्वाधिक तन्य धातु क्या है, यानी कि इनमें से बताइए कि आप सर्वाधिक तन्य धातु किसे कहते हैं। तो सर्वाधिक तन्य जो धातु है वो है आपका सोना है बच्चों। ओके, ए वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चूँकि अगर हम लोग इसके 1 ग्राम सोना अगर ले तो हम लोग इससे लगभग बच्चों 2 किलोमीटर, लगभग 2 किलोमीटर लंबी तार जो है सो बना सकते हैं, इसलिए सर्वाधिक तन्य धातु आपका सोना होता है। अगला देखिए 10 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, तांबा का प्रमुख अयस्क कौन है। तो तांबा कॉपर का पूछा जा रहा है, तो कॉपर का जो सबसे प्रमुख अयस्क है वो है आपका क्यूपरस सल्फाइड यानी कि Cu2S। ये जो है आपका तांबा का सबसे प्रमुख अयस्क होता है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए 11 नंबर सवाल आपसे क्या पूछ रहा है, मास्टर ग्रंथि कहलाता है। तो मास्टर ग्रंथि जो होता है वो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड कहलाता है ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है 12 नंबर, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को हम लोग क्या कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिका यानी दो नर्वस सेल के बीच जो खाली स्थान होता है उसे क्या कहते हैं, यही पूछा गया है। तो दो तंत्रिका कोशिका के बीच जो खाली स्थान होता है उसे हम लोग कहते हैं सिनेप्स। इसको सिनेटिक दरार के भी नाम से जाना जाता है। बी वाला ऑप्शन जो है 12 नंबर सवाल का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए हम लोग पेन चेंज कर लेते हैं एक बार। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है कि इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इसके कमी से जो रोग होता है बच्चों वो है मधुमेह। इसको हम लोग कहते हैं डायबिटीज और हम लोग आम बोलचाल की भाषा में इसको शुगर के नाम से भी जानते हैं ना। तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो मधुमेह होता है, डायबिटीज होता है। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए 14 नंबर। 14 नंबर सवाल आपसे क्या पूछ रहा है कि तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो तंत्रिका तंत्र की यानी कि नर्वस सिस्टम की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम लोग कहते हैं न्यूरॉन यानी कि तंत्रिका कोशिका। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगला 15 नंबर सवाल देखिए, अपघटक का उदाहरण है। अपघटक यानी कि डीकम्पोजर का उदाहरण हमें बताना है कि कौन है। तो डीकम्पोजर कौन होते हैं बच्चों, जो अपना भोजन जो है वो मृत जीवों से प्राप्त करते हैं, है ना। मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करने वाले को अपघटक कहा जाता है और कवक जो है ये आपका एक डीकम्पोजर है बच्चों। ओके, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए 16 नंबर सवाल आपसे क्या कह रहा है कि हरे पौधे कहलाते हैं। हरे पौधे कौन होते हैं, हरे पौधे होते हैं स्वपोषी होते हैं यानी कि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और जो भी चीज़ें जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला 17 नंबर सवाल पूछ रहा है कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि पौधों में जो जनन अंग है वो कहाँ पाया जाता है। तो पौधों के पुष्प में जनन अंग पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है। आगे आइए अगला देखिए 18 नंबर सवाल पूछ रहा है आपसे कि प्रत्येक गुर्दे किसको कहते हैं बच्चों, किडनी को कहा जाता है। और इनमें हमसे पूछ रहा है कि कितने नेफ्रॉन होते हैं। तो एक मनुष्य में 2 किडनी होते हैं और उन दोनों में यानी कि प्रत्येक में लगभग बच्चों 10 लाख के करीब नेफ्रॉन्स जो है सो होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला देखिए 19 नंबर सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या पूछ रहा है कि प्रकाश की एक किरण है किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है ना, टकराती है तो उसका हमें परावर्तन कोण का मान बताना है। तो क्या देखिए दर्पण कौन सा हमारे पास, तो समतल दर्पण है और समतल दर्पण में जो आपतन कोण होता है यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस ये बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। यानी कि 60 डिग्री के कोण पर आ रही है तो 60 डिग्री के कोण पर ही वापस टकरा करके जाएगी यानी कि परावर्तन कोण का जो वैल्यू होगा वो 60 डिग्री ही होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला 20 नंबर सवाल आपसे पूछ रहा है कि लेंस की क्षमता बराबर होती है। लेंस की क्षमता को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, लेंस की क्षमता को हम लोग पी से
डिनोट करते हैं और इसका जो फॉर्मूला होता है ये बराबर होता है 1/, फोकस दूरी के, है ना, 1/, फोकस दूरी के। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इससे लगभग बच्चों आपके एक क्वेश्चन तो आता ही आता है इस पर बेस्ड। ओके, तो फॉर्मूला को भी आप लोग याद रख लीजिएगा। और इसका जो SI मात्रक होता है डायोप्टर होता है, इसको D से डिनोट करते हैं। तो D में दिया गया है ऑप्शन नंबर D जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए 21 नंबर सवाल है कि किसी कोष में, कोष कहते हैं बच्चों हम लोग कक्षा को, या फिर इसको आप लोग सेल कहते हैं ना, तो किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, ये चीज़ हमें बतानी है। तो देखिए एक परमाणु हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। ये मान लेते हैं हमने एक परमाणु का क्या है ये बच्चों केंद्र है, और इस केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं पता है आपको? इस केंद्र को हम लोग कहते हैं नाभिक, है ना, इसको कहते हैं नाभिक। अभी हम लोग नहीं लिख रहे हैं। तो ये नाभिक होता है और इसमें क्या क्या होते हैं, तो प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। ये नाभिक मान लेते हैं और इसके ये बाहरी कक्षा है ना, ये बाहरी कक्षा होती है, इस तरह से होती है। ओके, बहुत सारे कक्षाएं हो सकती है। तो हमसे यहाँ पे ये पूछ रहा है कि इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगी, है ना, इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगी ये अधिकतम से अधिकतम कितना हो सकता है। तो इसका लिए एक फॉर्मूला के यूज करते हैं हम लोग 2n², जहाँ पर n क्या है, कक्षा की संख्या। अगर हमको निकालना है कि पहले कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा तो हम लोग n के स्थान पर 1 रख के उसको निकाल सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं, चेक कर लेते हैं हम लोग निकाल करके। तो पहले कक्षा में निकालना है तो देखिए n के स्थान पर हम लोग 1 रख देंगे। 1 का स्क्वायर 1 होता है, यानी कि 2 × 1 तो 2 हो जाएगा, यानी कि पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं अधिकतम से अधिकतम। और अगर हम लोग दूसरे कक्षा में निकालना हो तो n के स्थान पर हम लोग 2 रख देंगे। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है ना। तो ये 4 हो जाएगा और 4 दूना के 8 हो जाएगी, यानी कि दूसरे कक्षा में बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इसी तरह से आप तीसरे कक्षा में, चौथे कक्षा में भी निकाल सकते हैं। तो ये क्या है, जनरल फॉर्मूला है। इसी के आधार पर हम लोग ये बताते हैं कि किसी भी कोष में यानी किसी की कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसी से क्या होता है तो तय होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 22 नंबर सवाल देखिए, क्या पूछ रहा है आपसे कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र पूछा गया है। तो देखिए संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला 23 नंबर सवाल पूछा जा रहा है आपसे कि निम्न में कौन उपधातु है, यानी कि मेटेलॉइड है। तो ऑप्शन चेक कीजिए, ये है लोहा यानी कि फेरस, ये है कॉपर, ये है कैल्शियम, और ये क्या है जर्मेनियम है बच्चों, है ना। जर्मेनियम क्या होता है, उपधातु होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला 24 नंबर सवाल है, पादप हार्मोन का एक उदाहरण है। पादप किसको कहते हैं, पेड़ पौधा, यानी यहाँ पे हमें बताना है कि ऐसा इनमें से कौन सा हार्मोन है जो पेड़ पौधों में पाई जाती है। तो पादप हार्मोन की अगर हम लोग बात करें तो एड्रिलिन, इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन। ये जो है एड्रिलिन, इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन, ये क्या है बच्चों, ये तो मानवों में पाए जाते हैं, यानी कि मनुष्यों में पाए जाने वाले हार्मोन है। ऑक्सिन जो है ये आपका पादप हार्मोन है ना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर है। आगे देखते हैं 25 नंबर सवाल आपसे पूछ रहा है कि सोना की परमाणु संख्या है। सोना का जो सूत्र होता है संकेत हम लोग देखते हैं। तो सोना का संकेत Au होता है ना, और इसकी जो परमाणु संख्या होती है वो 79 होती है। क्या होती है, 79। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला 26 नंबर, कर्मानुकंचन गति पाई जाती है। कर्माकुंचन गति पाई जाती है। कर्माकुंचन गति क्या होती है तो समझते हैं। तो हम लोग भोजन जब करते हैं तो हमारे गला से जो भोजन अंदर जाता है, तो वो जो गति हो रही है भोजन को अंदर ले जाने में, उसी गति को हम लोग कहते हैं कर्मानुकंचन, है ना। और ये ग्रास नली से शुरू होती है। ओके, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखिए 27 नंबर पूछ रहा है कि एटीपी में फॉस्फेट की संख्या होती है ना। एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है, ये चीज़ हमें बताना है। अगर आपको इसका फुल फॉर्म पता है तो आप आसानी से बता सकते हैं, अगर नहीं पता है तो चलिए हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट,
ट्राईफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म होता है। तो देखिए ट्राई का मतलब होता है 3, है ना, और इसमें तो फॉस्फेट की संख्या ट्राईफॉस्फेट यानी कि 3 फॉस्फेट इसमें एक, यानी कि एटीपी में जो फॉस्फेट की संख्या है वो 3 होगी क्योंकि इसके आगे ट्राई लगा हुआ है ना। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म है। ओके, अगला 28 नंबर देखिए, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन का मान होता है। आवर्धन यानी कि मैग्निफिकेशन का मान कितना होता है। तो समतल दर्पण में जो आवर्धन होता है बच्चों वो आपका हमेशा +1 होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो आवर्धन होता है m फॉर्मूला होता है h डैश, यानी कि h डैश क्या होता है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई, और h क्या होता है वस्तु की ऊंचाई। चूँकि समतल दर्पण में जो इमेज होती है यानी कि वस्तु का इमेज होता है वो बड़ा बनता है ना, तो ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा, तो ये हमेशा +1 के यानी 1 से अधिक ही आएगा, है ना। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए 29 नंबर सवाल आपसे क्या पूछ रहा है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट की अगर हम लोग बात करें तो वो टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला 30 नंबर सवाल है, धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। धोने वाला सोडा यानी कि वॉशिंग सोडा का सूत्र हमसे पूछा गया है। तो धोने वाला सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है Na2CO3। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। ओके, सोडियम कार्बोनेट ऑप्शन डी में है। डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो हो गया किसका बच्चों, धोने वाला सोडा। अब हम लोग देखते हैं कि खाने वाला सोडा को हम लोग क्या कहते हैं। खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, दोनों पूछा जाता है इसलिए मैं बता रहा हूँ, है ना। तो होता है बच्चों सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि NaHCO3। ये क्या है, खाने वाला सोडा होता है। खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र है। ओके बच्चों, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सब आपको याद रखना है बच्चों। अगला देखिए 31 नंबर सवाल पूछ रहा है आपसे कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो मैंने पहले ही बताया है कि लेंस की क्षमता जो होती है उसका एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, और इसका जो फॉर्मूला है वो एक बार और हम लोग देख लेते हैं। P = 1/f। ये f किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए, ठीक है। अगर मीटर में नहीं दिया जाता है तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके, जब ये सेंटीमीटर में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए 32 नंबर, एटीपी का विस्तारित रूप। देखिए मैंने पहले ही बताया है, फिर से ये सवाल पूछ रहा है। वहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि उसमें फॉस्फेट की संख्या कितनी है। यहाँ पे आपको इसका विस्तारित रूप यानी कि फुल फॉर्म पूछ लिया गया है। तो एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट जो है ये एटीपी का फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला देखिए 33 नंबर, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। मानव हृदय में कोष्ठ कहते हैं बच्चों हम लोग चैम्बर को, है ना। कितने भाग होते हैं, तो चैम्बर की संख्या 4 होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, ठीक है। आगे देखिए 34 नंबर सवाल आपसे क्या पूछ रहा है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान जो होता है वो 7 होता है ना। और अम्ल की अगर हम लोग बात कर लें तो अम्ल की जो पीएच वैल्यू होता है वो 7 से कम होता है, 7 से कम होता है। और अगर क्षार की हम लोग बात करेंगे तो क्षार का जो होता है बच्चों ये 7 से अधिक होता है। ओके, 7 से अधिक, 7 से अधिक। और उदासीन विलयन का टोटल 7 होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए 35 नंबर सवाल आपसे क्या पूछ रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। चुंबकीय फ्लक्स यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स, और इसका जो एसआई यूनिट होता है वो बेवर होता है, और इसे हम लोग WB के रूप में सूचित करते हैं। डी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए 36 नंबर आपसे पूछ रहा है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, यानी कि कर्ड में कौन सा एसिड होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। लैक्टिक अम्ल होता है, और इसमें एक जीवाणु होता है जिसको हम लोग कहते हैं लैक्टोबैसिलस। ओके, सी वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 37 नंबर सवाल है कि वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है उसे वह कौन सा है। अम्लराज को कहते हैं एक्वा रेजिया, और सोना जो एकमात्र ऐसा धातु है जो एक्वा रेजिया में बच्चों घुलता है ना। उसको साफ करने के लिए हम लोग एक्वा रेजिया में ही उसको हम लोग घोलते हैं, और सोना को हम लोग AU से डिनोट करते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला देखिए 37 नंबर सवाल आपसे पूछ रहा है कि आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है। तो आवर्त सारणी में जो आवर्तों की संख्या होती है वो 7 होती है। आवर्त कौन होते हैं, जो इस तरह से लेटी हुई लाइंस होती है ना, इसी को हम लोग कहते हैं आवर्त। ओके, और इसकी जो संख्या होती है बच्चों 7 होती है।
एक चीज़ और पूछा जाता है, वो भी जान लेते हैं हम लोग। तो आपसे पूछा जाता है कि वर्ग है ना, वर्गों की संख्या कितनी होती है। तो ये जो खड़ी लाइंस होती है यानी कि उदर्ग लाइंस होती है, इनको हम लोग कहते हैं वर्ग, है ना, वर्ग कहते हैं। और इसकी जो संख्या होती है ये 18 होती है, और आवर्तों की संख्या 7 होती है। ओके, ये दोनों चीज़ आपको याद रखना है। अगला 39 नंबर सवाल है कि क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले हम लोगों को क्लोरीन का क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना होगा। तो क्लोरीन को हम लोग Cl से डिनोट करते हैं और इसका परमाणु संख्या 17 होता है ना। अगर हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें तो पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, दूसरे में 8, 2 8 10 हो गया, अब कितना बचा 7, तीसरे में 7 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये क्या है, बाह्यतम कक्षा है ना, बाह्यतम कक्षा में ही पूछा गया है। तो बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है ना, और इसी बाह्यतम कक्षा को हम लोग कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, है ना। जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है इसको कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। आपसे ये भी पूछा, यानी कि यही चीज़ है, ठीक है। संयोजी इलेक्ट्रॉन को ही अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो आपसे कभी अंतिम कक्षा नाम देकर पूछ सकता है, यानी कि बाह्यतम कक्षा नाम देकर पूछ सकता है, या फिर आपको पूछेगा कि क्लोरीन का आप संयोजी इलेक्ट्रॉन बताइए। तो दोनों चीज़ें सेम है ना, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। अगला देखिए 40 नंबर, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है ना। वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है। तो देखिए हमारा जो प्रकाश है वो टोटल 7 रंगों से मिलकर बना है ना। और जब इसका प्रकीर्णन होता है, यानी कि ये प्रकाश जब छोटे छोटे कणों से टकराता है हमारे वायुमंडल में, तो उसका प्रकीर्णन होता है, यानी कि फैलाव होता है। प्रकीर्णन का जो मतलब होता है वो होता है फैलना। तो सबसे अधिक जो फैलता है वो होता है आपका नीला रंग। कौन सा रंग होता है, नीला रंग होता है। बी में दिया गया है तो बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। और इसी यही नीला रंग के प्रकीर्णन के कारण जो हमारा आकाश है वो कैसा दिखता है, नीला दिखता है। ओके, अगला सवाल देखिए 41 नंबर सवाल है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। आयोडीन I2 से इसको डिनोट करते हैं, और इसके कमी से जो रोग होता है वो होता है घेगा, इसको कहते हैं ग्वाइटर रोग। ओके, ऑप्शन नंबर ए ठीक है बच्चों। अगला देखिए 42 नंबर है कि निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। परंपरागत ऊर्जा का स्रोत हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सा है। तो ये है आपका बायोमास, है ना, जैव मात्रा। ये यानी परंपरा, यानी कि शुरुआत से ऊर्जा का स्रोत, यानी कि शुरुआत में जो ऊर्जा का हम लोग स्रोत यानी कि उपयोग करते थे वो था बायोमास, है ना। फिलहाल अभी नाभिकीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा ने इसका स्थान ले लिया है, लेकिन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत जैव मात्रा रहा है, यानी कि बायोमास रहा है। ओके, अगला देखिए 43 नंबर सवाल है कि मेरुरज्जु निकलता है। तो ये मेड्यूला से निकलता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला 44 नंबर सवाल है कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। तो पहले जान लीजिए कि स्वपोषी पोषण करते कौन है। तो पेड़ पौधे जो हैं, यानी कि पादप जो है, ये स्वपोषी पोषण करते हैं। ओके, और स्वपोषी पोषण के होने के लिए पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों चीज़ें होना बहुत ही आवश्यक है बच्चों, यानी कि इनमें से सभी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला। ओके, अगला देखिए 45 नंबर सवाल है विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो विद्युत मोटर जो होता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है ना। तो यानी कि अगर इलेक्ट्रिक है, यानी इलेक्ट्रिसिटी को वो, जैसे कि हम लोग अगर उसमें मोटर में पंखा लगा देते हैं तो पंखा घूमने लगता है, यानी कि उसको घुमाने लगता है ना। तो विद्युत ऊर्जा को वो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला 46 नंबर सवाल है कि स्विच लगाए जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्विच जो लगाए जाते हैं ये आपके अर्थ इन से लगाए जाते हैं ना, अर्थिंग से लगाए जाते हैं, यानी कि भूयोजित तार से ये लगाए जाते हैं। ओके, अगला देखिए 47 नंबर सवाल है कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है। तो हाइड्रा में जो है बच्चों ये टेंटिकल्स पाया जाता है, यानी कि स्पर्शक पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। ये चीज़ें आपको याद रखने वाली चीज़ें हैं, तो याद रखनी होगी। ओके, अगला देखिए 48 नंबर सवाल है कि अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। तो अवतल लेंस का आवर्धन जो m बराबर होता है वो होता है बच्चों v/u। ओके, ये फॉर्मूला है,
अवतल लेंस के आवर्धन के लिए। अगला सवाल है 49 नंबर कि 1 जूल का मान क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। 2.4 कैलोरी जो है 1 जूल का वैल्यू होता है। अगला सवाल है 50 नंबर, आभूषण बनाने वाला सोना कितने कैरेट का होता है। तो आभूषण बनाने वाला जो सोना होता है ये 24 कैरेट का होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ओके बच्चों, तो अभी के इस क्लास में हम लोगों ने 50 मोस्ट वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किया है जो आपकी एग्ज़ाम 21 फरवरी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों। इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे किसी और अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। ओके बाय।